जय हिंद दोस्तों, किंगो एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और कोरोना से बच के रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी खसरा खतौनी क्या होता है, इससे रिलेटेड लेखपाल का पद क्या होता है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित ये पद कहाँ से आया, ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे और इससे संबंधित सारी जानकारी, क्योंकि अभी आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है। कोरोना की वजह से वो थोड़ी लेट हो गई है और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भर्तियां रुक गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, भर्तियां जारी रहेंगी। आप तैयारी कंटिन्यू रखिए और आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ग्रामीण परिवेश से रहेगा लेखपाल की भर्ती के लिए, कि खसरा खतौनी गिरदावरी या जवाबंदी क्या होती है। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले ये लेखपाल है, इसे क्या बोलते थे? इसे हम लेखपाल को पहले पटवारी बोला करते थे। तो आपने भी सुना होगा, गांव में आज भी कोई बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो गांव से होंगे, उन लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या बोलते थे, पटवारी बोलते थे। क्या बोलते थे? पटवारी। ठीक है, पटवारी मतलब ये नाम कहाँ से पड़ा? पहले क्या था कि जो छोटी छोटी जमीनें थी, जो उनको किसी आदमी को दे दिया जाता, तो ऐसे बोलते थे कि उसका पट्टा दे दिया, तो उस सब एक जमीन के टुकड़े को पट्टा बोला जाता था। उस पट्टे जैसे जमीनों की रख रखाव ये लेखपाल का काम होता था। जैसे आज की डेट में लेखपाल बोलते थे पटवारी का। इसका उल्लेख सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका हमें देखने को मिलता है 13वीं शताब्दी में। कहाँ पे? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में सल्तनत काल में, सल्तनत काल बोलते हैं, जब यहाँ पे मुसलमानों का शासन था। यानी कि 13वीं शताब्दी में सबसे पहले जमीन के लिए जो कार्य किए थे या बाजार के लिए जो कार्य किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने काम किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे पहले पटवारी शब्द का वहां से उल्लेख मिलता है हिस्ट्री में। उसके बाद इसका महत्व कहाँ से आया? इस पटवारी शब्द का महत्व, इस पटवारी शब्द का सबसे ज्यादा महत्व उस टाइम में हुआ था शेरशाह सूरी के टाइम में, 1538 से 1545 तक। 1538 से 1543 तक क्या हुआ था कि एक शासक था शेरशाह सूरी, आपने सुना होगा, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। शेरशाह सूरी ये शासक था, अकबर के समकालीन का ये शासक था। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसने, शेरशाह सूरी ने, जो जमींदारी प्रथा के लिए, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए सबसे ज्यादा काम उस टाइम में किए थे, तो ये शेरशाह सूरी ने किए थे। तो इसने क्या करा था, ये पटवारी शब्द का वहां से सबसे ज्यादा महत्व पता चलता है 1538 से 1545 तक। हिस्ट्री में आप ऐसे बता सकते हैं। देखो, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 13वीं शताब्दी में सल्तनत काल में सबसे पहले पटवारी शब्द का उल्लेख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा महत्व 1538 से 1545 तक शेरशाह सूरी के टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसा बता सकते हैं कि बात है सन 1950 की, देश आजाद होने के बाद सन 1950 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उस टाइम कौन था उत्तर प्रदेश में? पहले मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम के? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अगर पूछने लग जाए तो आपके लिए ये भी एक जानकारी रहेगी कि उत्तर प्रदेश के पहले जो थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ये गोविंद वल्लभ पंत उस टाइम कौन थे? सीएम थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री आप ऐसे बता सकते हैं। और उस टाइम के कृषि मंत्री जो थे, कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह। उस टाइम चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे। ये चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर मैं आपको और अधिक बताऊं तो चौधरी चरण सिंह जो थे ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार ये देश के प्रधानमंत्री भी बने 6 महीने के लिए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे 6 महीने में एक भी दिन
मतलब लोकसभा यानी कि संसद नहीं गए। ठीक है, तो ये जब थे उस टाइम पे, तो 1950 की बात है। 1950 में क्या हुआ कि ये जो सरकार है, पहली सरकार वो वल्लभ पंत की, चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे। उस टाइम में ये लोग एक वो लेके आए थे, 1950 में ये लोग क्या लाए गए था, 1950 में ये लोग क्या करे थे, एक अधिनियम लेके आए थे संसद में, मतलब विधानसभा में, सॉरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये लोग एक वो लेके आए थे, अधिनियम लेके आए थे, जमींदारी विनाश, जमींदारी विनाश, जमींदारी विनाश व भूमि सुधार। ये दिख रहा होगा, ये लोग क्या लेके आए थे 1950 में, जमींदारी विनाश व भूमि सुधार अधिनियम। ये है क्या, जमींदारी विनाश या भूमि सुधार अधिनियम? ये है कि ये था कि उस टाइम में देश आजाद होने के बाद, उस टाइम पे क्या था, अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी। तो इसी असमानता को खत्म करने के लिए ये कानून आया, बहुत सारे राज्यों में आया, सबसे पहले बिहार में आया, इसके लिए कानून भी बने हैं, संविधान में प्रावधान भी है। तो ये कानून उत्तर प्रदेश में आया, और आप बोल सकते हैं ये लागू कब से हुआ, ये जुलाई 1952 से ये कानून लागू हुआ। ठीक है, तो इसके लागू होने से क्या हुआ कि जमींदारों के पास दो प्रकार की खेती होती थी। एक प्रकार की खेती को क्या बोलते थे, एक प्रकार की खेती को बोलते थे खुद काश्त, एक प्रकार की खेती को बोलते थे खुद काश्त, और एक खुद काश्त जमीन। ठीक है, और दूसरी जो प्रकार की खेती थी, एक तो ये खेती थी, और दूसरी प्रकार की खेती थी उसे बोलते थे सरजमीन। देखो, एक अधिनियम आया 1950 में, जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। इसको लागू किया गया 1952 में, जुलाई 1952 से ये लागू हुआ, आप ऐसे बता सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि दो टाइप की जमीन होती थी जमींदारों पे, एक खुदकाश्त जमीन और एक सरजमीन। तो खुदकाश्त जमीन के बारे में, खुदकाश्त जमीन किसको कहते थे, ऐसी जमीन जिसपे जमींदारों की तो होती थी, मालिकाना हक तो जमींदारों का होता था, लेकिन उस जमीन पे वो उसको किराए पे या पैसों के बदले या अनाज के बदले, छोटे किसानों को मतलब जिन पे भूमि नहीं थी उनको दे देते करने के लिए। तो साल के अंत में क्या देते थे, जमींदार को उसके बदले या तो पैसे देते थे या अनाज देते थे। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी होता है कि जमीन किसी और की है, उस पर खेती कोई और कर रहा है, पूरे साल में एक साल का पूरा वो किराए के तौर पे, जैसे कई जगह बाकी बोल देते हैं, कई जगह कुछ भी बोल देते हैं। तो उस प्रकार पे जो किसान खेती करते थे उस जमीन को पूरी साल के लिए लेके, एक साल के लिए वो खेती करते थे, उसके बदले में कुछ पैसे या अनाज जमींदार को दिया जाता था, तो उसको तो खुद का जमीन बोलते थे। एक होती थी सरजमीन। सरजमीन ऐसी जमीन को बोला जाता था कि जिस जमीन पे जमींदार खुद खेती, मतलब खुद खेती करता था, यानी कि नौकरों से या किन्हीं और लोगों से, मजदूरों को लगा के उस खेत पे खेती करता था, खुद ही करता था। ठीक है, मजदूरों को पैसे देता था और खेती अपना काम कराता था खेत में। तो ये सरजमीन होती थी। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान था कि ये खुदकाश्त जो जमीन होगी ना, ये खुदकाश्त जमीन जो थी, इस जमीन को, ये प्रावधान में था कि उस टाइम जो किसान इस जमीन पे खेती कर रहा होगा, ये जमीन उस किसान की हो जाएगी। इस अधिनियम में ये था, मेन चीज ये थी, खुदकाश्त जमीन जिसको बोलते थे, तो ये जमीन किसकी हो जाएगी, उसी किसान की हो जाएगी जो उसको उस टाइम खेती कर रहा है इस अधिनियम के तहत। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जो पद होता था वो पटवारी का पद होता था। उस टाइम जो पद था गवर्नमेंट में, जो गांव में खेत बाड़ी देखता था, जैसे आज का लेखपाल है, वो उस टाइम पे पद को पटवारी बोलते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, पटवारियों ने जमींदारों के साथ मिलकर घपलेबाजी करनी शुरू करी। इन लोगों ने क्या करा, ज्यादातर जो खुदकाश्त जमीन थी उस जमीन को ज्यादा से ज्यादा सरजमीन दिखाने की कोशिश की। तो पेपर में, क्योंकि सारा तो अधिकार पटवारी के पास था, वो लेखा जोखा रखता था, उस पटवारी ने क्या करा, जमींदारों के साथ मिलके इस खुदकाश्त जो जमीन थी उसको भी सरजमीन दिखाने की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा।
उसके बाद भी जब इनका काम नहीं बना तो इन लोगों ने क्या करा, जमींदारों के पक्ष में आके, जमींदारों की बातों में आके पटवारियों, उस टाइम आप बता सकते हैं इससे आगे अगर मैं चलूं, देखो ये चीज याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे, जो जुलाई 1952 से लागू हुआ, तो इन पटवारियों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी, मतलब हड़ताल कर दी। उस टाइम प्रदेश में कितने पटवारी थे, 27,000 पटवारी के 27,000 पद थे। इन 27 के 27 ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। ठीक है, जब हड़ताल कर दी तो सरकार पर प्रेशर आने लगा, लेकिन सरकार इससे पीछे नहीं हटी। चौधरी चरण सिंह उस टाइम कृषि मंत्री थे, इनने क्या करा, इन 27 के 27,000 पटवारियों को, 27 के 27,000 पटवारियों को बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, इनको बर्खास्त कर दिया और इनकी नौकरी छीन गई। ठीक है, इनको नौकरी से हटा दिया, बोला तुम जाके हड़ताल करो, अपने घर जाओ, इनको हटा दिया। उसके बाद एक नई भर्ती हुई। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ, जब 27,000 बर्खास्त कर दिए चौधरी चरण सिंह के टाइम में 1952 में, तो एक नई भर्ती हुई, और नई भर्ती जो उसको नाम दिया गया उस पद को, तो उस पद को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया लेखपाल। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा क्या हुआ, ये लेखपाल का पद आया कहाँ से। जो लेखपाल हम बोलते हैं कि लेखपाल कहाँ से आए, लेखपाल वहीं से आया। पहले पटवारी थे, उनने हड़ताल करी सन 1952 में, उसके बाद वो 27 से 27,000 को हटा के लेखपाल का पद सृजित हुआ। ठीक है, अब इस लेखपाल के बारे में पढ़ेंगे कि हम ये लेखपाल है क्या, इसके लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेखपाल जो होता है, कि गांव का, एक तरह से गांव में दो तरह के अधिकारी होते हैं। ठीक है, एक कृषि का जो काम देखता है, या राजस्व जो कर भूमि का होता है, वो लेखपाल देखता है। एक आदमी और होता है जिसको हम वीडियो बोल देते हैं, तो वीडियो की वैकेंसी भी अभी आने वाली होगी, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जो वीडियो होता है उसके काम ये सारे होते हैं, गाँव में जो डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा या स्वास्थ्य या ग्राम प्रधान के जितने कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के 29 कार्य, उनसे संबंधित जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, तो वो सारे काम वो देखता है। तो दोनों पद होते हैं, दोनों के बारे में देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो ग्राउंड लेवल पे दो अधिकारी होते हैं, हमने जान लिया। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे चलेंगे, पहले हम समझेंगे ये है क्या। तो उत्तर प्रदेश में एक संहिता आई थी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नाम से। क्या आई थी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन ने क्या करा, एक एक्ट बनाया, उत्तर प्रदेश संहिता 2006। उसके हिसाब से ये पूरा फिर स्ट्रक्चर बनाया गया। इसमें संशोधन भी हुआ था, इसमें 2000 याद रखेंगे, इसमें कुछ 2016 में आके स्टेट गवर्नमेंट ने संशोधन भी किए थे। ठीक है, तो जितने भी पद होते हैं आज की डेट में, सब इस संहिता के हिसाब से हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश शासन जो स्टेट लेवल पे तो एक गवर्नमेंट सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है। उसके बाद क्या होता है, एक मंडल लेवल पे होता है। तो यूपी में आपको पता हो, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है। देखो ये भी एक जानकारी की बात है, यूपी में जो जिले हैं वो जिले 75 हैं। ठीक है, और जो मंडल है, तो एक मंडल लेवल पर अधिकारी होता है। क्या, मंडल लेवल का अधिकारी। मंडल लेवल पे क्या होता है, उसे बोलते हैं मंडल आयुक्त। इस मंडल लेवल का जो अधिकारी होता है उसे मंडल आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, इस मंडल आयुक्त के बाद क्या होता है, जिला लेवल पे। ठीक है, जिला लेवल पे क्या होता है, जिला लेवल पे एक आदमी होता है डीएम, यानी जिला अधिकारी, जिसे हम जिला अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, जिला अधिकारी, या हम इसे डीएम बोल देते हैं। और इसी आदमी को हम कभी कभी कलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी आदमी को हम कभी कभी कलेक्टर बोलते हैं। ये जिला अधिकारी या डीएम या कलेक्टर जो होता है, ये एक ही पोस्ट होती है, एक ही आदमी होता है। आपने कभी सुना होगा कि जिला अधिकारी डीएम, कभी आपने सुना होगा कलेक्टर। तो ठीक है, ये क्या होता है, ये एक आदमी होता है। ये जब जिला अधिकारी होता है, यानी कि न्याय के काम देख रहा होता है, किसी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए काम देख रहा था, न्याय से जुड़े हुए काम देख रहा होता, तब इसे क्या बोलते हैं, जिला अधिकारी।
अगर ये राजस्व से संबंधित काम देख रहा होता है, यानी जो टैक्स आती है, ठीक है, टैक्स से संबंधित जब ये काम देख रहा होता है तो इसे कलेक्टर बुलाते हैं। ये लोग आप याद रखेंगे, इसी आदमी के सेम एक ही आदमी होता है, एक ही पद होता है, इसे जिलाधिकारी डीएम भी बोलते हैं और कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और कलेक्टर सेम आदमी होते हैं। जब ये राजस्व का काम कर रहा होता है तो इसे कलेक्टर बोलते हैं, और जब ये न्याय से संबंधित काम देख रहा होता है तो इसे जिलाधिकारी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सॉरी कई एक या दो, जहाँ तहसीलें छोटी होती है, एक या दो तहसील को मिला के एक सब डिवीजन बनाया जाता है। सब डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं अनुभाग, अनुभाग यानी सब डिवीजन, ठीक है। ये सब डिवीजन क्या होता है, इस सब डिवीजन का जो अधिकारी होता है मेन, वो होता है एसडीएम यानी उप जिला अधिकारी। उप जिला अधिकारी, ठीक है, ये होता है एसडीएम। और इसे एक नाम से और बुलाते हैं एसडीओ। इसी को हम एसडीओ ही बुलाते हैं, ठीक है। क्या ये सेम पद होता है अनुभाग यानी कि सब डिवीजन, जहाँ तहसीलें छोटी होती हैं वहाँ एक या दो एक से ज्यादा अधिक तहसीलों को, दो तहसीलों को मिला के, कई बार बड़ी तहसील होती है तो उस तहसील में भी अकेला होता है, तो क्या होता है ये उप जिलाधिकारी होता है एसडीएम, आपने सुना होगा, इसे ही एसडीओ बोलते हैं, ठीक है। एसडीओ कब बोलते हैं, जब ये राजस्व से संबंधित कोई काम देख रहा होता है तो उस टाइम इस पद को एसडीओ बोलते हैं। तभी अगर न्याय से संबंधित काम देख रहा होता तो इसे एसडीएम बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तहसील लेवल पे होता है, क्या होता है, तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे क्या होता है, तहसीलदार। तहसील लेवल पे क्या होता है, तहसीलदार, आपने सबने सुना होगा तहसील लेवल पे क्या होता है, तहसीलदार। और इसी तहसील लेवल पे एक अधिकारी और होता है इसकी सहायता के लिए, नायब तहसीलदार। अगर बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर एकदम कंटेंट ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता ऐसा कंटेंट अभी तक आया होगा, आपको बढ़िया से समझ, पूरी एक एक चीज बिल्कुल एकदम जीरो से लेके पूरी एकदम क्या होता है, कौन अधिकारी किसके ऊपर होता है, किसका क्या काम होता है, सारा कुछ अगर आ रहा है तो सबसे पहले प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, और सभी को बताइए। और ये क्लास कंटिन्यू में रहेगी, ग्रामीण परिवेश की लेखपाल की क्लास कंटिन्यू भी रहेगी, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसके अनुसार अब पहले भी होते थे ये पद, लेकिन अब धारा जो है इसके अंडर आती है ये, तो क्या करता है, मंडलायुक्त होता है, मंडलायुक्त के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके बाद जिला लेवल पर जिलाधिकारी डीएम और कलेक्टर होता है। डीएम क्या करता है, न्याय का काम देखता है, कलेक्टर क्या करता है, उस पद को ही कलेक्टर बुलाया जाता है जब वो मतलब राजस्व संबंधित यानी टैक्स से संबंधित कोई केस होता है, कोई बात होती है, कोई समाधान होता है, उसको देख रहा होता है तो कलेक्टर बुला देते हैं। कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना, राजस्व कलेक्ट करना, ठीक है। अनुभाग होता है, एक तहसील, एक या दो तहसीलों को मिला के अनुभाग बनाया जाता है, जिसे सब डिवीजन बोलते हैं। सब डिवीजन क्या, उप जिलाधिकारी एसडीएम होता है, और ये एसडीओ होता है। जो राजस्व से संबंधित काम देख रहा था वो एसडीओ होता है, और जो न्याय से संबंधित काम देख रहा होता है वो एसडीएम होता है। तो तहसील लेवल पर फिर एक आदमी और होता है, जिसे बोलते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के साथ में ही जैसे कई बार क्या होती है, तहसील बड़ी होती है तो काम ज्यादा होता है, तो नायब तहसीलदार का भी पद होता है, बिल्कुल एकदम इसके एक पद नीचे, ठीक है। और तहसील लेवल पे ही एक आदमी और होता है, जिसे बोलते हैं क्या, कानून गो। इसे बोलते हैं कानून गो, ठीक है। ये कानून गो होता है, इस कानून गो को हम क्या बोलते हैं, आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आपने नाम सुना होगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्तियां भी डायरेक्ट आती है। इसी कानून गो को हम आरआई बोलते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या फिर राजस्व निरीक्षक, ठीक है। इस पद को ही, कानून गो को ही हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई, या राजस्व निरीक्षक, सॉरी राजस्व निरीक्षक, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। देखो मैं इसे मिटा लेता हूँ, ये तो आपको आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा एक साइड से। मंडल लेवल में मंडलायुक्त, जिला लेवल पर जिलाधिकारी या कलेक्टर, एसडीएम, ठीक है। अनुभाग यानी कि सब डिवीजन लेवल पे क्या होता है, उप जिलाधिकारी या एसडीओ। एसडीओ के पद को क्या बोलते हैं, जब वो राजस्व से संबंधित काम देख रहा होता है एसडीओ, और नहीं तो एसडीएम जब वो न्याय से संबंधित काम देख रहा होता है। तहसील पर क्या होता है, एक तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे होता है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे होता है कानून गो। कानून गो यानी आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो बोलते हैं, राजस्व निरीक्षक, ठीक है। इसके बाद होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन होता है, लेखपाल। आप सब लोग जो लेखपाल की तैयारी करते हैं, गांव के लेवल पे होता है, ठीक है। ये आदमी
गांव के लेवल पे क्या होता है, लेखपाल। इस लेखपाल को अकाउंटेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेखपाल को अकाउंटेंट बोलते हैं। लेखपाल का ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले बताया कि ये लेखपाल का पद आया कहाँ से। पहले पटवारी बोलते थे, फिर इसको लेखपाल बोलने लगे। ये लेखपाल एक या एक से अधिक गांव का भी हो सकता है, ठीक है। अगर बड़ा गांव होता है तो एक होता है, उसके अगर छोटे गांव होते हैं तो 2-3 गांव, यानी कि एक पंचायत का एक लेखपाल होता है, ठीक है। पंचायत क्या होती है, पंचायत एक से अधिक गांवों को भी मिला के बनाई जा सकती है। कहीं पंचायत में 2 गांव होते हैं, कहीं पंचायत में 4-4 छोटे-छोटे 4-5 गांव होते हैं, ठीक है। तो उसका पूरा एक आदमी जो होता है, उसका अकाउंटेंट जो होता है, उसका लेखा जोखा जो पूरा रखता है, वो लेखपाल होता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, एक होता है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये आपको सबको समझ में आएगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो यही हमारा सपोर्ट जो आपकी तरफ से देखने को मिलता है, जो हमारा उत्साहवर्धन करता है, हमें नई ऊर्जा देता है अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतना बिल्कुल एकदम एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये लेखपाल का पद, हाँ ये भी है। लेखपाल का जो पद है, ये उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006, ठीक है। इसके धारा 16, इसकी जो धारा है, धारा 16 के 2 में इस पद का उल्लेख है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप एग्जाम देंगे तो कि जो लेखपाल का पद है वो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की किस धारा में इसका उल्लेख है, तो आप बता सकते हैं धारा 16 के 2 में इस पद का उल्लेख है, ठीक है। एक एक चीज, कहीं भी किताब लेके उठा के देख लीजिए आप, कोई भी राइटर की किताब जो मार्केट में घूम रही, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये कंटेंट, ठीक है। एक एक चीज जीरो से लेके, ठीक है। देखो लेखपाल क्लियर हुआ। मंडल आयुक्त के बाद में जिलाधिकारी या कलेक्टर जब बोलते हैं उसको, जब वो राजस्व का काम देख रहा होता है। जिलाधिकारी यानी डीएम जब बोलते हैं उसे, जब वो न्याय का काम देख रहा होता है। उसके बाद में एसडीएम अनुभाग लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर, एक या एक से अधिक तहसीलों को मिला के सब डिवीजन बनाया जाता है। तो उसमें एसडीएम जब न्याय का काम देख रहा होता है, एसडीओ जब वो राजस्व का काम देख रहा होता है, टैक्स का काम देख रहा होता है। उसके बाद तहसील लेवल पे क्या होता है, तहसीलदार, उसके साथ में एक नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे क्या होता है, कानून को रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, लेखपाल। एक या एक से अधिक गाँव का भी हो सकता है लेखपाल। ये उस गाँव की भूमि का, कृषि का सारा कुछ देख रहे, इसको गाँव का अकाउंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ये जो उल्लेख है उत्तर प्रदेश की राज्य संहिता 2006 के धारा 16 के 2 में। अच्छा, आपने एक पद और सुना होगा, ये राजस्व लेखपाल की बात होगी। आपने एक पद और सुना होगा कि एक होता है चकबंदी लेखपाल, ठीक है। तो ये चकबंदी लेखपाल कहाँ से आया, ठीक। देखो उत्तर प्रदेश में जब 1952 के बाद में जब ये लेखपाल का पद हो गया था, जमींदारों से जमीन छीन के सब लोगों में बांट दी गई थी। उसके बाद में क्या होता था कि एक अधिनियम फिर आया 1953 में, एक कानून और लाई सरकार। 1953 में कौन सा सरकार लाई, चकबंदी जोत अधिनियम। ये चकबंदी जोत अधिनियम क्या था कि ऐसे समझिएगा कि जैसे कि ये पूरे गांव की जमीन है, ठीक है। ये पूरे गांव की जमीन है, इसमें क्या छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है। ये खेत है, जैसे किसी का ये खेत है, ये खेत है, ठीक है। अब क्या था, एक आदमी का एक तो ये खेत है, एक उसका ये खेत है, एक उसका ये खेत है। तो क्या हुआ, उसको क्या खेती करने में प्रॉब्लम होती थी। एक खेत उसका यहाँ है, एक खेत गाँव के यहाँ है, एक खेत गाँव के यहाँ है। तो सरकार ने क्या करा, इस चकबंदी का मतलब क्या था, चकबंदी जोत अधिनियम के तहत कि इस आदमी की जो जमीन यहाँ थी, जैसे जितनी जमीन यहाँ थी उसके बदले इसको इसके बराबर में यहाँ जमीन दे दी गई, ठीक है। और जितनी जमीन ये थी ऐसे ही जैसे कि यहाँ इतनी जमीन दे दी गई, तो इस आदमी को पूरी टोटल इसकी जमीन यहाँ दे दी गई। और इन लोगों की जैसे इसकी ये जमीन थी तो इसको इसके बराबर में यहाँ दे दी गई। तो इनकी पूरी एक जगह, एक व्यक्ति की जमीन जैसे 3 या 4 जगह जो थी, वो जमीन को इकट्ठा करके उसके बराबर उसको एक जगह जमीन देने का काम किया गया। जिन लोगों के पास ज़्यादा जमीन थी उनके पास थोड़ी, जैसे कि किसी के पास 40 या 50 बीघा जमीन थी, तो उसको अलग अलग 2 हिस्सों में 20 बीघे या 30 बीघे एक जगह, 20 बीघे एक जगह, ऐसे करके दे दी गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत ये काम हुआ।
तो इस अधिनियम के तहत ज़्यादा तो है नहीं, देखो थोड़ा सा ही है। एक तो आप समझ गए चकबंदी का मतलब क्या। चकबंदी का मतलब ये था कि जो बिखरी हुई जमीन पड़ी थी उसको एक जगह किया गया, ठीक है। और आप ऐसे बता सकते हैं कि जो 1953 का जो अधिनियम था ये 1954 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? ये 1954 से लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? सबसे पहले लागू हुआ एक तहसील थी कैराना। कैराना तहसील थी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये मुजफ्फरनगर जिले की एक कैराना तहसील थी, ठीक है। इस सबसे पहले कैराना तहसील थी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की कैराना में, और एक तहसील थी मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना ये जो तहसील थी ये थी डिस्ट्रिक्ट अमेठी में, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो चकबंदी जो अधिनियम 1953 था ये 1954 से लागू किया गया। सबसे पहले कैराना मुजफ्फरनगर और मुसाफिर खाना अमेठी से। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो चकबंदी जो अधिनियम था वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, चकबंदी अधिनियम कहाँ लागू हुआ, तो कैराना मुजफ्फरनगर या मुसाफिर खाना अमेठी से। और एक क्वेश्चन और बनता है, बोला कि चकबंदी जो अधिनियम था ये लागू तो हो गया 1954 में, लेकिन पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो पाया था। तो ये पूरे प्रदेश में लागू हुआ 1900। एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे वन नायर क्वेश्चन बनता है, क्या बोलेगा? बोले चकबंदी जो अधिनियम था वो पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1958 से ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया सर। ये 1958 से पूरे प्रदेश में लागू हो गया, यानी कि पूरे प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्टों 75 डिस्ट्रिक्ट हैं आज की डेट में, उन 75 डिस्ट्रिक्ट के पूरी की पूरी सभी तहसीलों में ये लागू हो गया। तो इससे ये 2-3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आप, और इसका जो पद, इसके लिए कुछ चकबंदी आयुक्त बनाया गया है। चकबंदी आयुक्त के अधीन कुछ चकबंदी लेखपालों के डायरेक्ट पद भी होते हैं। नहीं तो जब जरूरत पड़ती है तो ये जो लेखपाल होते हैं, राजस्व लेखपाल, ये चकबंदी लेखपाल का कार्य भी करते हैं। अब तो ये ज़्यादा रहा नहीं है क्योंकि इनका सारा काम उस टाइम हो ही गया लगभग। अब तो जरूरत ऐसे है नहीं, अगर लेकिन कहीं जरूरत पड़ती है तो जो राजस्व, आप ऐसे बता सकते हैं, जो राजस्व लेखपाल होता है वही चकबंदी लेखपाल का भी काम देख लेता है कई बार, ठीक है। तो आपका राजस्व लेखपाल आप समझ गए होंगे क्या होता है, और चकबंदी लेखपाल क्या होता है, ठीक है। और हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये लेखपाल के, आप देखते हैं लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। ये लेखपाल जो होता है ये काम क्या करता है? लेखपाल को बोलते हैं गांव का अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? लेखपाल के जो कार्य होते हैं, तो इस लेखपाल के क्या कार्य होते हैं? ये क्या करता है? गांव का नक्शा तैयार करता है। क्या करता है? गांव का मानचित्र तैयार करता है, ठीक है। गांव का नक्शा, नक्शा या मानचित्र आप बोल सकते हैं। मानचित्र तैयार करता है, ठीक है। इस नक्शा या मानचित्र को ही हम क्या सजरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही हम क्या बोलते हैं? सजरा भी बोलते हैं। इसी मानचित्र या नक्शा को, गांव का जो मानचित्र या नक्शा होता है उसको सजरा भी बोलते थे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं। ऐसे बोल देगा, बोले कि सजरा जो होता है या फिर गांव का जो नक्शा या मानचित्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे सजरा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है? गांव की जो जितनी कृषि भूमि होती है, कृषि भूमि का लेखा जोखा रखता है पूरा। कृषि भूमि का लेखा जोखा, ये कृषि भूमि का लेखा जोखा रखता है पूरा। उस भूमि पर कितने नलकूप हैं, कितने नलकूप हैं, या कितने पेड़ हैं वहाँ पे, या वो नक्शे में कहाँ पे है, ये सारी जानकारी ये लेखपाल को रखती है। तो इसके अंतर्गत हम आते हैं कि इसके अंतर्गत दो चीजें होती हैं।
नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं खसरा, ठीक है। इसका एक काम होता है खसरा तैयार करना और खतौनी भी तैयार करना, ठीक है। तो देखो खसरा क्या होता है, मेन पॉइंट पे अब आ रहे हैं हम। खसरा या इसी को हम क्या बोलते हैं, गाटा नंबर भी बोलते हैं। गाटा संख्या, ये जो खसरा नंबर होता है इसी को हम गाटा संख्या भी बोलते हैं। तो कई लोग जो गांव से होंगे तो उन्होंने सुना होगा गाटा संख्या। पहले हम जब जाते थे तहसील, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो गाटा संख्या बता के ही हमारा वो खसरा निकलता था। ये खसरा होता क्या है, तो ऐसे समझिएगा, ये खसरा जो होता है, देखो ये पूरे गांव की जमीन है, ठीक है। ये जो इसको चौहद्दी भी बोलते हैं, चौहद्दी या हदबंदी गांव की, ये भी बोला जाता है। इस गांव में ये खेत है, ठीक है। इस पूरे गांव के ये खेत है, ठीक है। इस खेत का 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5, 6, 7, ऐसे ही इन पे सारे नंबर पड़े रहते हैं, ऐसे ही 9 नंबर, ठीक है। तो ये जो 9 नंबर जमीन जिस व्यक्ति की है, ठीक है, इस 9 नंबर जमीन जिस व्यक्ति की है, ये 9 नंबर जो पड़ा हुआ है, जो भूमि है, ठीक है, इस भूमि का जो ये खसरा होता है, इस भूमि के नंबर को खसरा नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये खेत है सारे, ये भूमि है, ठीक है, इनकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो एक इन पे सारे पे नंबर पड़ा होता है, इस नंबर को क्या बोलते हैं, खसरा नंबर है, गाटा संख्या बोलते हैं। ये खसरा नंबर है, गाटा संख्या में होता क्या है, तो इसमें ये सारी डिटेल होती है। देखो इसमें क्या होता है, पहले आप ये तो समझोगे खसरा या गाटा संख्या बोलते किसे। ये पूरे गांव की एक जमीन है, इस गांव की जमीन में ये जमीन खेती है, ठीक है। इसमें इसको डिवाइड कर करके क्या होता है, मानचित्र जो लेखपाल के पास होता है उसमें ऐसे डिवाइड करके नंबर पड़े होते हैं। वो नंबर जो होता है, वो नंबर की संख्या को ही खसरा नंबर या गाटा संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो इसकी इस खसरे नंबर में उस पूरी भूमि की जानकारी होती है। क्या क्या जानकारियां होती हैं, देखो ये सब काम कैसे होते हैं, लेखपाल के। लेखपाल गांव में जाता है और पता करता है कि ये भूमि कौन जोत रहा है, अभी किसके नाम है, ये सारी डिटेल उसमें खसरे में, और एक खतौनी होते हुए आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस खसरे में क्या होता है कि इस भूमि पे क्या क्या फसल है, ठीक है, साल में कौन कौन सी फसल उगाई गई है, ठीक है। जैसे कि कृषि क्या क्या हो रही है, इस जो खसरा नंबर है, इस खसरे नंबर पे नलकूप कितने हैं, इस खसरे नंबर की जो जमीन है उसमें पेड़ों की संख्या क्या है, ठीक है, इसे जोत कौन रहा है, ठीक है, इसके कितनी भूमि पे कृषि की जाती है, कितनी भूमि पे कोई मकान बना हुआ है जो खेती के योग्य नहीं, मतलब जिसे यूज नहीं किया जाता खेती के लिए, या साल में जो कृषि होती है कौन कौन सी इसमें फसल बोई गई। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि सरकारें एक डाटा बता देती कि इतनी अब की बार गेहूं की पैदा या मक्के की पैदा या आलू की पैदा इतनी, बुआई इतनी ज़्यादा हुई है या पैदा इतनी कम या ज़्यादा हुई है। तो वो इसी से पता चलता है। क्या होता है, लेखपाल गाँव में जाता है, ठीक है, और जिस भूमि पर जो बुआई होती है उसका पूरा डाटा एक लिख के लाता है, एंट्री करके लाता है। तो डाटा सारा फिर तहसील में जमा होता है, तहसील के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जमा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पे जमा होता है। तो सरकारें उस डाटा को कलेक्ट करके ही सारी चीज़ें ये बता पाती हैं। तो इस खसरा नंबर से क्या होता है, इस खसरे नंबर को ही क्या हम गिरदावरी भी बोलते हैं। देखो मेन पॉइंट ये याद रखेंगे, इस खसरे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, गिरदावरी। इस खसरे को ही हम गिरदावरी भी बोलते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि गिरदावरी क्या होता है। ये खसरा नंबर या गाटा संख्या होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, गिरदावरी बोलते हैं, ठीक है। और इस जो खसरे नंबर में जो कॉलम होते हैं, कॉलम ये पूछ लेता कॉलम कितने होते हैं, एक कॉलमों की संख्या इसमें क्या होती है, 12, ठीक है। इस खसरे में कॉलमों की संख्या क्या होती है, 12। और इस खसरे में जो पूछ लेता है एंट्री, इसका जो विवरण होता है अपडेट कितनी बार किया जाता है, इसमें साल में 3 बार इसका विवरण दर्ज किया जाता है, साल में, यानी प्रत्येक साल में प्रत्येक वर्ष 3 बार, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ष 3 बार इसमें जो डाटा है वो दर्ज होता है। 3 बार कैसे, आप ऐसे बता सकते हैं कि जैसे रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। इन तीनों फसलों में पटवारी का या लेखपाल का जो काम होता है
लेखपाल का ये काम होता है कि वो भूमि पे जाएगा, उस खेत पे जाएगा और खेत पे क्या बुवाई हुई है, क्या फसल है, कैसी है, अच्छी है, खराब है, वो सारी और कितनी पैदा हुई है, पिछली फसल में कितनी पैदा हुई है, वो सारी एंट्री करके 3 बार जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है, बोलो खसरा में जो विवरण जो होता है वो कितनी बार दर्ज होता है, तो साल में 3 बार इसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, और हालांकि ये लेखपाल का काम होता है गांव में भूमि पे जाए, हालांकि लेखपाल जाते नहीं है आजकल, वो गांव में जाते हैं किसी के घर बैठ के कर लाए या फिर अपने आप ही अपडेट कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, आजकल जाते नहीं है, हालांकि जॉब बहुत बढ़िया है लेखपाल की। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये भी पूछ लेता है, ज्यादा डीप में जाएगा तो साल में 3 बार कब कब जाता है, तो देखो साल में 3 बार, ये मैं हटा लूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो साल में 3 बार कब कब जाता है वो। इस खतरे में जो 3 बार जो एंट्री होती है वो पहली बार होती है खरीफ की फसल की। जो खरीफ की फसल होती है आपको पता होगी, ये मई जून में बोई जाती है और लगभग अक्टूबर से पहले काट ली जाती है। देखो मैं लिख देता हूँ, मई या जून में इसकी बुवाई होती है। ठीक है, और सितंबर या अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इस फसल की जो बुवाई हुई है, मई जून में ये बुवाई होती है, तो ये फसल कैसी है, कितनी किस जमीन में बुवाई है, तो इसकी शनाख्त के लिए वो जाता है 10 अगस्त पे। 10 अगस्त पे वो अपना जाता है जमीन पे, खेती पे जाके 10 अगस्त पे पहली बार जो जाता है, पहली बार जो ऑडिट मतलब होता है इसका, खसरा में जो पहली बार विवरण दर्ज होने का काम होता है वो 10 अगस्त से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है, बोलो पहली बार खसरा में जो लेखपाल जो गाँव में जाता है वो किस डेट से जाता है, तो 10 अगस्त से जाता है। फिर उसके आगे जितना भी टाइम उसको लगता है वो पूरा करता है। उसके बाद में क्या है ना, रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है उसकी। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है और ये मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है। ये मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है। इसके लिए कब जाता है, 1 जनवरी को। दूसरी बार जो जाता है वो रबी की फसल के लिए जाता है और 1 जनवरी से जाना शुरू करता है गांव में, जमीन पे, खेत पे 1 जनवरी से जाना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद तो सारा विवरण इसमें दर्ज करता है। और तीसरी बात क्या आता है, जायद की फसल। इन दोनों के बीच में, यानी मई अप्रैल और मार्च अप्रैल मई, ये अप्रैल और मई के जो महीना होता है इसमें मिली जुली जायद की फसल कौन कौन सी होती है, जैसे कि ज्यादातर ककड़ी, खीरे और ये सब्जियां जो होती हैं, भिंडी वगैरह, ये सब जायद की फसलों में आती हैं। जो आज की डेट में, जैसे कि अब जो मौसम चल रहा है, बरसात से थोड़ा पहले का मौसम जो होता है उसमें जायद की खेती होती है। तो इस जायद की खेती के लिए कब जाता है वो, तो इस जायद की खेती के लिए वो जाता है, ये अप्रैल मई में जायद की खेती होती है। ठीक है, तो इस जायद की खेती के लिए वो जाता है 1 मई से। 1 मई से वो जाना शुरू करता है वहां पे खेत पे। 1 मई के बाद तो तीनों आप बता सकते हैं, पहली बार कब जाता है 10 अगस्त, दूसरी बार कब जाता है 1 जनवरी और तीसरी बार कब जाता है 1 मई। फसल भी याद रखें, खरीफ की फसल के लिए 10 अगस्त से जाना शुरू करता है, रबी की फसल से 1 जनवरी और जायद की फसल से 1 मई से जाना शुरू करता है। तो ये लेखपाल का काम होता है कि वो इन 3 बार इसको जाना ही जाना है जमीन पर, हर खेत पे जा जाके वो देखेगा फसल कैसी है, या पिछली फसल की पैदावार कैसी हुई है, या क्या बोया हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन हालांकि जाते नहीं है। तो ये सब क्या खसरे में दर्ज होता है। ये खसरा की जो कृषि का विवरण होता है, क्या क्या पैदा हुई, कितनी पैदा हुई, कौन सी खेती हो रही, कौन सी कृषि हो रही है, ये सब खसरे में दर्ज होता है। खसरा नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो गांव की पूरी खेती होती है, कृषि होती है, उसमें नंबर पड़े हुए थे, उस नंबर को खसरा नंबर, गाटर नंबर कहते हैं। वो मानचित्र में ऐसे करके बनी हुई थी, बाकायदा उसमें नंबर पड़ा होता है, उस जमीन में कौन उसको जमीन कर रहा है। हालांकि इस खसरे से ये पता नहीं लगता है कि इस जमीन का मालिक कौन है, हालांकि ये जरूर होता है कि इसकी बुवाई कर कौन रहा है, जोत कौन रहा है इसको। ठीक है, लेकिन खसरे से हम उस जमीन का मालिकाना हक मतलब क्लियर नहीं होता कि इसका मालिकाना हक किस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी होती है खतौनी। ठीक है, आपने नाम सुना हो खतौनी। तो ये खतौनी क्या होती है, देखो ये होती है खतौनी। इस खतौनी को ही हम खतौनी या जमाबंदी भी बोल देते हैं। इस खतौनी को ही हम क्या बोलते हैं, जमाबंदी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहेगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है
बोला जो जमाबंदी है वो हम किसे बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा खसरा, खतौनी, ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा दोनों, ऐसे करो तो जो खतौनी होती है इसे जमाबंदी बोलते हैं। अच्छा, इसे जमाबंदी बोलते क्यों है? जमाबंदी से इसलिए बोलते हैं, खतौनी जो होती है इसके हिसाब से ही क्या होता है, जो टैक्स होता है जमीन पे, सीमांत किसान होते हैं उन पर कोई कर नहीं होता है, सीमांत किसान से ऊपर जो किसान होते हैं जैसे लघु सीमांत किसान हो गए, लघु किसान हो गए, मध्यम हो गए और एक वृहद किसान होते हैं, ठीक है, उन लोगों पे क्या होता है, टैक्स होता है। उस टैक्स को, अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि जो टैक्स होता है गाँव से, वो राजस्व होता है, उसकी वसूली कौन करता है? तो उस राजस्व की जो वसूली करता है वो अमीन करता है। एक अमीन का पद भी होता है, वो क्या करता है, जो राजस्व की इसकी वसूली होता है वो अमीन करता है। और ये राजस्व की जो वसूली होती है ये कहाँ, इस खतौनी में ही दर्ज होती है, ठीक है। इस खतौनी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, इस खतौनी से जमीन का मालिकाना हक, पहले ये समझ लेते हैं खतौनी होती क्या है। देखो ये खतौनी का खसरा हमने जान लिया कि ये खसरा है, ठीक है। तो कई सारे खसरा नंबरों को मिला के, जैसे एक खसरा नंबर, एक खसरा नंबर 7 हो गया, एक 9 हो गया, एक जैसे कि 13 हो गया, इन तीनों को मिला के जैसे एक परिवार की जमीन है, जैसे पहले क्या होता था, तो क्योंकि इसका मालिकाना हक पता चलता है इससे, जैसे कि दादा के नाम जमीन है, ठीक है, उन दादाओं के 3 या 4 बेटे हो गए, उनकी जमीन है, थोड़ी जमीन यहाँ है, थोड़ी सी जमीन हुआ है, तो उसका खसरा नंबर अलग होगा, ठीक है, गाटा नंबर अलग होगा। तो उन सबकी जो गाटा नंबर, जितनी जमीन उस व्यक्ति के, उस परिवार की होती है, तो थोड़ा सा ओल्ड चलता है, ठीक है। जैसे आपके दादा है तो आपके दादा के पापा के नाम से खतौनी में अपनी जमीन होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन टोटल खसरे की जमीन को मिला के जो जमीन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम खतौनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 या 3 खसरा नंबर की जमीन, जैसे कि ये हो गया, एक खसरा नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और जैसे 5 नंबर, तो ये एक परिवार की जमीन, 1 नंबर 5 नंबर एक परिवार की जमीन है। तो ये जमीन और ये जमीन को जो मिला के जो एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसे हम बोलते हैं खतौनी या जमाबंदी, ठीक है। जमाबंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टैक्स भी लगता था। जो जमाबंदी जो टैक्स होता है उसका जो विवरण होता है, जो जमा करते हैं, जो अपडेट होता है उसका, वो खतौनी में होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, खतौनी होती है, तो ये समझ ले, कई खसराओं को मिला के जो एक परिवार की जमीन होती है, खसरा नंबर में मिला के उसी को हम क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, ठीक। और इस खतौनी के बारे में एक चीज और है, इसमें कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कॉलम, ठीक है, ये कॉलम कितने होते हैं, इसमें 23 कॉलम होते हैं, ठीक है। कॉलम जैसे कि खतौनी होगी ऐसे करके और उसमें ऐसे करके कॉलम होंगे, ठीक है। आपने देखी होगी आपके घर पे अगर खतौनी या खसरा हो तो आप देखना, उसमें 23 ही कॉलम होंगे, ठीक है। और खसरे में क्या होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, इसमें भी 23 कॉलम होते हैं। और इसको जो विवरण होता है, इसका जो अपडेट होता है वो कितने साल में होता है, विवरण कितने साल में इसका दर्ज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है, इसका विवरण जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद दर्ज किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद दर्ज किया जाता है। और इसका एक और है कि ये जो अभी मैंने संहिता बताई थी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है, 2006, उसके अंदर इसका जो पद है उसकी धारा 31 में है, ठीक है। और आप खसरे के लिख लेंगे, जो खसरा है वो क्या होता है, खसरा धारा 30 में होता है, ठीक है। जो खसरा होता है वो धारा 30 में होता है और जो खतौनी होती है वो धारा 31 में इसका विवरण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के अनुसार खतरा का प्रावधान है और धारा 31 के अनुसार खतौनी का प्रावधान है। तो ये खतौनी क्या होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट होती है, इसमें 23 कॉलम होते हैं, इसे जमाबंदी भी कही जाती है। तो ये खतौनी जो कर होता है, तो ये समझिए कर जो लगता है किन पे, सीमांत किसानों पे नहीं लगता है, बाकी के किसानों पे जो उससे ऊपर के होते हैं उन पे ये कर लगता है, ठीक है। ये खतौनी में इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इससे इससे एक और है, खतौनी से इससे अगर क्वेश्चन पूछा था कि जमीन का मालिकाना हक, जमीन का मालिकाना हक, इससे पता चलता है, मालिकाना हक पता चलता है कि उस जमीन का मालिक कौन है, ठीक है। वो खतौनी से पता चलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। 1 लाइन जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलेगा कि जो
जमींदार का मालिकाना हक का जो विवरण होता है वो किसमें दर्ज होता है, तो होता है खतौनी में। ठीक है, तो ये खतौनी धारा 31 और खसरा धारा 30 के अंतर्गत होता है। और दोस्तों कैसी लगी क्लास? मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कंटेंट जो मैंने आपको बताया बिल्कुल एकदम जीरो से लेके और एकदम अभी और भी इसकी चीज़ें आगे चली जाएंगी। भूमि पैमाइश होती है, हेक्टेयर कैसे बोलते हैं, बीघा कैसे बोलते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ रहेगी, जैसे कि मैंने बोला था सीमांत किसान, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा सीमांत किसान होते कौन? जो किसान होते हैं सीमांत किसान कौन होते हैं, मध्यम किसान या लघु किसान कौन होते हैं, ठीक है, ये हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर सबको अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर कोई समस्या है इसमें, अगर आप किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आगे कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे और कोरोना से बच के रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।